नमस्कार, खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। भारत की रोजगार गारंटी योजना मनरेगा एक बार फिर चर्चा में है। विश्व बैंक का कहना है कि भारत के ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम यानी कि मनरेगा को दुनिया का सबसे बड़ा लोक निर्माण कार्यक्रम आंका गया है। रिपोर्ट का कहना यह है कि ये कार्यक्रम देश की लगभग 15% जनसंख्या को सामाजिक सुरक्षा का दायरा मुहैया कराता है। द स्टेट ऑफ सोशल सेफ्टी नेट्स 2015 की रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि भारत मध्य आय वाले उन 5 देशों में शामिल है जो कि दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम चला रहे हैं। हालांकि देश में अगर हम देखें तो मनरेगा को लेकर अलग अलग तरह के विचार और राय सामने आती हैं। इस योजना के विरोधी पक्ष का कहना है कि इससे सरकार पर जनता की निर्भरता और बढ़ती है और लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने लायक बनाया जाना चाहिए। वहीं दूसरे पक्ष का यह कहना है कि भारत में जिस तरह की गरीबी है, जिस तरह की बेरोजगारी है, इसके मद्देनजर लोगों को भूखमरी से बचाने के लिए फौरी तौर पर यह स्कीम काम करती है। लेकिन दोनों पक्ष अगर एक बात से असहमत नहीं है, वो ये है कि इस योजना को ज्यादा पारदर्शी और कारगर बनाए जाने की जरूरत है और वर्ल्ड बैंक ने भी इस बात को जोर देकर कहा है। इस कार्यक्रम में मनरेगा पर उठे तमाम सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। पिछले करीब 10 साल होने जा रहे हैं मनरेगा को लागू हुए हुए। इन 10 सालों में क्या कुछ पाया है, क्या कुछ हासिल किया है मनरेगा ने और कहां वो छेद हैं, वो सुराख हैं जो भरे जाने की जरूरत है। मेरे साथ तमाम जानकार वो मौजूद हैं जो इस योजना को, अर्थव्यवस्था को और सामाजिक सुरक्षा के जो कार्यक्रम हैं उनको बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं माधव नालपत जी जो कि प्रोफेसर हैं मणिपाल यूनिवर्सिटी, उषा रामनाथन जानी मानी रिसर्चर हैं, लॉ रिसर्चर और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, हरवीर सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, एडिटर हैं moneybhaskar.com के, और साथ ही मेरे साथ हर्ष मंदर साहब मौजूद हैं, किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, सोशल एक्टिविस्ट हैं और साथ ही नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर भी रह चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हर्ष मंदर जी, अगर मैं आपके साथ शुरुआत करूं कि क्या ये बात आपको हैरान तो नहीं करती होगी? जाहिर है कि वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है, लेकिन क्या इसको एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पर लिया जाए? क्या ये इस बात की वकालत करती है कि मनरेगा पिछले 10 साल में एक अच्छी स्कीम के तौर पर बन पाई है? जी, मुझे पीड़ा होती है कि हमें वर्ल्ड बैंक की अनुशंसा की जरूरत पड़ी है इस योजना के बारे में। इनफैक्ट मैं एक हफ्ते पहले मैंने एक लेख लिखा था कि अगर जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मतलब मनरेगा को बिल्कुल एक तरह से एक डिजास्टर मॉन्यूमेंट ऑफ फेलियर के तौर पे उन्होंने देखा था, और मैंने कहा था कि मैं देश भर में जब घूमता हूँ और देश के गरीब मजदूरों के साथ बात करता हूँ तो उनके दृष्टि में ये योजना बिल्कुल एक अलग स्वरूप है। सम्मान के साथ सामाजिक सुरक्षा, जो ग्रामीण गरीब है, बेरोजगारी है, भूख है, पलायन की मजबूरी है, कर्ज है, इस सब का एक विकल्प है कि हम लोग किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहे हैं, बल्कि हम अपने हक के तौर पे काम मांग रहे हैं, और काम और मेहनत, और बहुत मेहनत का काम हम करेंगे और उसके एवज में हमारे हाथ में कुछ पैसा आएगा। मतलब ये कल्पना थी इसकी, और सही है ये कहना कि पूरे देश में इस तरह का सामाजिक सुरक्षा की योजना नहीं है। इसके क्रियान्वयन में कमियां हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कल्पना में ये इस तरह की योजना एक गरीब को सम्मान के साथ जिंदगी के कठिनाइयों से जूझने का अवसर देता है, और यही इसका महत्व है। बिल्कुल। प्रोफेसर नलपत, आपका क्या मानना है कि आप ये मानते हैं कि वाकई जिस तरह से हमने भी देखा था कि जिस दिन नई सरकार आई थी उस दिन अखबारों में एडिटोरियल मैंने खुद पढ़े थे कि ये आम आदमी की सेल्फ रिस्पेक्ट की जीत है कि यूपीए सरकार ने जिस तरह से स्कीमें शुरू की जिसमें लोगों को घुटनों के बल ला दिया, सरकार के सामने मजबूर कर दिया, और शायद ये उसके आत्मविश्वास की जीत है कि अब जो है ये नई पार्टी या दूसरी पार्टी जो है अब सत्ता में आई है और कांग्रेस पार्टी हार गई है। क्या ये आर्ग्यूमेंट वैलिड है जो बात हर्ष मंदर साहब कह रहे हैं? जी, बात तो यह है कि ये देश का जरूरत यह है कि अच्छा एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बना दे। बात तो यह है कि भारत का सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बहुत कमजोर है। अभी उदाहरण में देख लीजिए, एक मिडिल क्लास आदमी जो है वो 40 साल 30 साल 35 साल टैक्स देता है। यदि उस आदमी को कोई होता है और वो आदमी मरता है तो उसके बाद सोसाइटी, ये सोशल स्कीम्स के उसका फैमिली को कुछ नहीं मिलता।
कुछ स्पेशल हॉस्पिटलाइजेशन या स्कूलिंग, ऐसा कोई कुछ कंसेशन नहीं मिलता। 35 साल 40 साल टैक्स पेयर, उनको क्या कंसेशन उनका फैमिली मिलता है? कुछ नहीं। तो बात तो है कि सारे सेक्टर में सच में ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम चाहिए। हम ये अर्बन पुअर का एक सेक्टर स्कीम चाहिए, रूरल पुअर को भी चाहिए। और ये अच्छा है कि रूरल पुअर को एक स्कीम है, क्योंकि रूरल पॉवर्टी एक इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इस स्कीम से वो पॉवर्टी थोड़ा कम हो जाएगा तो अच्छा है। नहीं, आप ये मानते हैं कि मनरेगा एक अच्छी स्कीम है, उसमें उस तरह की दिक्कतें नहीं है जो ज्यादातर इसका विरोध करने वाले लोग करते हैं? और खासकर कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि क्या वाकई जो मौजूदा सरकार है उसमें मनरेगा को लेकर खासकर, और दूसरी जो सामाजिक सुरक्षा की स्कीमें हैं उनको लेकर कोई क्लैरिटी आपको नजर आती है? कोई पता चलता है कि आखिर क्या नीति है? जी, मैं तो इसमें तो मैं पॉलिटिक्स तो मैं नहीं डाल दूंगा। आर्थिक नीति तो बता सकते हैं? नहीं, बट बात तो ये है कि ये इस सरकार का आर्थिक नीति जो है मेरे ख्याल से 1-2-3 साल होगा, वो आर्थिक नीति पूरा वो दृष्टि आने पर मेरे ख्याल से वर्क इन प्रोसेस है। अभी नया सरकार, प्राइम मिनिस्टर मोदी, एक नया प्राइम मिनिस्टर है, 2-3 साल लगेगा मेरे ख्याल से वो उनका पूरा इकोनॉमिक स्ट्रेटजी, सोशल स्ट्रेटजी क्या है वो पूरा क्लियर होने के लिए। बट ये बात तो ये है कि फिलहाल मनरेगा ठीक है, लेकिन आपको लगता है? बात तो ये कि ऐसा एक स्कीम जो है ठीक है यदि ठीक से इंप्लीमेंट कर सकता, यदि ठीक से नहीं इंप्लीमेंट कर सकता तो एक अच्छा स्कीम भी प्रॉब्लम हो जाएगा। यानी आप ही कह रहे हैं कि फिलहाल आपको इसके इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत है, स्कीम का जो विचार है कि क्या ये होनी भी चाहिए या नहीं, इसमें दिक्कत नहीं है। उषा रामनाथन, आप इसे किस तरह से देखती हैं कि जो मनरेगा है क्या वो अपने आप में, जिस तरह से हर्षमंदा साहब कह रहे हैं कि गरीब आदमी इज्जत के साथ खुद कमाकर रोटी खा सकता है, या दूसरी तरफ एक आर्ग्यूमेंट ये है कि उसकी जो खुददारी है, जो आत्मसम्मान है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसके साथ खेल रही है सरकार? एक्चुअली 2-3 चीज इसमें है। पहली चीज ये है कि वर्ल्ड बैंक अभी जब कह रही है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि वर्ल्ड बैंक अभी कह रही है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक हैज एक्चुअली बीन आस्किंग कि ये सारे स्कीम्स को हमें बंद करना चाहिए। दे हैव बीन टोटली देयर आइडिया ऑफ सब्सिडी और स्टेट किस चीज में पैसा डालना है, इट हैज नॉट बीन in consonance with the poverty schemes that we've been looking for within this country. जो गरीब के साथ काम करते हैं वो जो कह रहे हैं और वो वर्ल्ड बैंक जो कह रहा है, it doesn't usually match. So it's interesting that the World Bank has changed its face on this. I'm glad they are beginning to see the sense in it. दूसरी चीज ये है कि हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये कानून जब आया था 2005 में, this is one of those laws जो democratically it came from the people. ये top down law नहीं था, it came from the people and it came by recognizing कि ऐसा एक जरूरत है. It came through civil society, but then it went from place to place. ये पूरा डिस्कस हुआ था सारे देश में. Very often you'll find जो laws आते हैं वो कैबिनेट से पास होके जब तक इंट्रोड्यूस नहीं होता हमें पता भी नहीं होता है कि ये क्या कैसी लॉ है. This was one law that was publicly owned. तो ये हमें सिर्फ ये सोचना कि गवर्नमेंट क्या कह रही है और ब्यूरोक्रेट्स क्या सोच रहे हैं, वर्ल्ड बैंक क्या सोच रहे हैं, दैट इज सेकेंडरी एक्चुअली. द फैक्ट दैट दिस इज समथिंग दैट इज ओन्ड बाय अ पीपल, यू कांट फॉरगेट दैट. तीसरी चीज ये है कि दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लॉज जहां सेल्फ सिलेक्शन होता है. पीपल हैव टू गो एंड डू मैनुअल वर्क, द एलीट विल नॉट डू मैनुअल वर्क, एलीट ऑटोमेटिकली ऑप्ट देमसेल्व्स आउट. तो ये ऐसी वाली है वेयर व्हेन दे पीपल गो अकॉर्डिंग टू देयर नीड, उसमें भी पूरा काम दे से 100 days शुड बी इज योर एंटाइटलमेंट, उसे ज्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन टू गेट 100 days इटसेल्फ इज डिफिकल्ट. उसी में लोग कह रहे हैं कि इतना भी हमें नहीं मिलता, हम वी आर गोइंग एंड वी आर, दिस इज आवर रिलेशनशिप विद द स्टेट. तो जब ये एंड द फोर्थ थिंग ऑफ कोर्स इज दैट वी हैव नाउ दैट नीति आयोग chair, deputy chair, I mean Mr. Panagaria took a very strong position against the NREGA last year. If you remember, Justice Bhagwati, not Justice Bhagwati, his brother Jagdish Bhagwati and Panagaria. I think अभी वो तो वहां बैठ के कर रहे थे. यहाँ आने के बाद I'm hoping that he will learn that there are many other things happening on the ground. It is not just the direct effect of NREGA. It is also the subsidiary effects which have been huge, including like some of the studies have shown women's empowerment, the question of forced push pressure from the rural area to go and to get into exploitative labor. लेकिन कारोबारी कह रहे हैं कि इसका दूसरा इफेक्ट ये भी है कि मजदूरी जो है वो बढ़ गई है और उनको नुकसान हो रहा है. हाँ, नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहे हैं कि उन्हें मजदूर नहीं मिल रहे हैं. So, नहीं, if they were to pay the way they need to pay, people will come.
The thing is, what they are saying, and it always happens. We know that labor market ऐसा है कि glut जब हो जाता है, it's very convenient for people who want to employ them because exploitation आसान होता है. So it's not that simplistic an argument. So I'm just producing the other simplistic argument to counter it. I think it's a much more complex situation than that. जी हाँ, हरवीर जी, आपका क्या मानना है, ये बताइए. फिलहाल की पहली बात तो ये है कि क्या वाकई वर्ल्ड बैंक को हमें ये बताना होगा कि हमारी स्कीम ठीक है जो 10 साल से चल रही है, जिस पर देश में बहस हो रही है, कि वाकई इसको क्या एक मोहर माना जाए? एक तो जैसे अभी कहा हमारे पैनलिस्ट ने कि वर्ल्ड बैंक का नजरिया पहले अलग था, कि वर्ल्ड बैंक कहता था कि इससे माइग्रेशन रुक जाएगा, और वर्ल्ड बैंक के जो प्रो मार्केट इकोनॉमिस्ट हैं उनका मानना है कि माइग्रेशन होना चाहिए, डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए जरूरी है. लेकिन अभी इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा ये एक सोशल सिक्योरिटी का एक सबसे बड़ी दुनिया की योजनाओं में शुमार है. अब ये एक सवाल ये भी होता है तमाम सारे जब लोग कहते हैं कि सब्सिडी है, फ्री भी है. मेरा ये मानना है कि जब कोई व्यक्ति अपने शरीर से मजदूरी करके मेहनत करता है, मिट्टी खोदता है, उसको सब्सिडी कैसे मानेंगे आप? पहला पक्ष ये है. तो मैं इस चीज को खारिज करता हूं कि ये फ्री भी है, ये नहीं है. आपका देश 125 करोड़ लोगों का देश है, वहां पर आप एम्प्लॉयमेंट लोगों को मुहैया नहीं करा पाते. और इस योजना के पहले कितनी योजनाएं चली, प्रधानमंत्री ग्राम योजना, ये योजना, वो योजना, तमाम सारी चली, बट किसी का कोई बहुत बेहतर इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि किसी भी काम के पीछे लीगल गारंटी नहीं था. इस योजना के पीछे एक कानूनी गारंटी थी, कानून के जरिए इंप्लीमेंट हुआ. एक देश के सबसे कमजोर व्यक्ति को कानून ने यह हक दिया कि आप 100 दिन का रोजगार मांग सकते हैं, नहीं मिलता तो देश की सरकार आपको उसके बदले में मुआवजा देगी या फिर उनको बताना पड़ेगा. सो उसका जो एम्पावरमेंट था. और माइग्रेशन क्यों नहीं रोकेंगे आप? जो झारखंड या पूरे ईस्टर्न इंडिया के जो लोग केरल तक जाते थे, इधर पंजाब तक जाते, सिर्फ इसलिए कि उनको 1000-2000 रुपया महीना का कुछ काम मिल जाए, वो अगर अपने घर में है और परिवार के साथ है, एक बेहतर जिंदगी जी रहा है, अपने गांव में है तो सम्मानजनक जिंदगी जी रहा है, तो उसको अगर इसके रास्ते आपने माइग्रेशन रोका है तो इससे बड़ा काम नहीं हो सकता. दूसरे जो सोशियो इकोनॉमिक सेंसस आपका आया है वो सरकार की आंख खोल देने के लिए काफी है. और जैसे मैडम ने जिक्र किया पनगरिया और जगदीश भगवती एंड कंपनी. सो बेसिकली आई डोंट नो कि क्या इन लोगों की थ्योरी क्या है इस देश के बारे में, क्या सोचते हैं ये लोग, ये देश क्या है, इसकी जमीनी हकीकत क्या है, यहाँ के लोगों की जरूरत क्या है. प्रोफेसर नलपत ने कहा कि सोशल सिक्योरिटी सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए. हम लोग जो हर महीने इतना टैक्स देते हैं सरकार के खाते में, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी है क्या? लेकिन जब आप रोजगार से बाहर हो जाएंगे, आपके प्रति कोई उनका जवाबदेही है क्या? गरीब आदमी अगर सिर्फ मेहनत करके पैसे कमा रहा है, उसका आपका दायित्व तो बनता है. देखिए हरवीर जी, जो बड़ा आर्ग्यूमेंट है वो ये है, इसमें कितनी सच्चाई है तो जरूर देखना पड़ेगा, कि 1 रुपया पहुंचाने के लिए, मनरेगा का 1 रुपया पहुंचाने के लिए गरीब आदमी तक सरकार को 5 रुपए खर्च करने पड़ते हैं. देखिए एक तो ये इतना बड़ा मजाक है. ये आप ये देखिए कि अगर आपने 30,000 करोड़ का बजट रखा तो आप बताइए ना कैलकुलेट करके कि ये 30,000 करोड़ उस मजदूरों तक जब मजदूरी बटी तो ये बाकी आपने कहां खर्च किया. और अभी तो हम लोग डिजिटल इंडिया में एंटर कर गए हैं. मनी विल गेट ट्रांसफर थ्रू डिजिटल मीन्स. आपको तो अब कोई इश्यू ही नहीं है. अब तो आपको उसको स्वैप कार्ड दे देना है, रुपए कार्ड दे देना है. सबके 15 करोड़ अकाउंट, 17 करोड़ अकाउंट जनधन के खुल चुके हैं. किस बात का? आपको तो सिर्फ ये तो बहुत आसान हो गया ना अब तो. और अच्छी बात है कि इसमें देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है. सवाल उठे, बहुत भ्रष्टाचार हुआ, जो एंटाइटल लोग थे उनके कार्ड नहीं बने, पैसा खाया गया, जो काम मैनुअल होना था वो मशीनों से कराया गया. आप उसको रोकिए. जो लोग गलत काम कर रहे हैं आप उनको सजा दीजिए और उनको पकड़िए. वो किसी भी सरकार के आदमी हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी के आदमी हो, किसी भी राज्य के हो. लेकिन सिर्फ इसलिए कि कुछ गड़बड़ियां हुई उसके चलते एक सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम को आप ये कहें कि ये चलने वाला नहीं है. लेकिन सवाल ये भी है कि जिस शक्ल में ये मौजूद है शायद उसकी शक्ल बदलनी होगी, थोड़ा इसमें बदलाव करना होगा या ज्यादा बदलाव करना होगा अगर मनरेगा को ही रखना है तो. हर्षमंदर जी ये बताइए कि हम जानते हैं कि उस वक्त में भी जब ये स्कीम लागू थी यूपीए सरकार के वक्त में भी खुद सरकार के मंत्रियों ने ये कहा था कि गड्ढा पहले खोदना और फिर गड्ढा भरना. मजाक भी उड़ाया गया था सरकार की स्कीम का. आपको लगता है कि अब ये सब कुछ वैलिड नहीं है? और खासकर आपने खुद ही कहा कि पीएम मोदी ने पार्लियामेंट में ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी की नाकामियों के स्मारक के तौर पर मनरेगा को जिंदा रखना पड़ेगा. तो क्या ये वाकई ये आपको इस बात का आश्वासन है
कि इस तरह के स्टेटमेंट के बाद और पुरानी सरकार में भी इसके तमाम विरोध के बाद ये स्कीम जो है इसी शक्ल में, इसी फॉर्म में जारी रहनी चाहिए? जारी तो पूरी तरह से रहनी चाहिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, क्योंकि इसके बारे में कई चीजें कही गई थी। अभी जैसे बरसात में कमी आने की संभावना है, तो लोगों को और ज्यादा रोजगार की जरूरत पड़ेगी। इसके मुझे लगता है कि अब ये बहस हम लोग अगर बंद करें कि इसके सिद्धांत में क्या समस्या है और ये देखना शुरू करें कि इसके क्रियान्वयन में क्या समस्याएं हैं और क्यों इसको हम जिस भावना से कानून बनी थी वो क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि कानून ये कहता है कि कोई भी परिवार कहता है कि मुझे काम की जरूरत है ग्रामीण क्षेत्र में, तो 15 दिनों के अंदर 5 किलोमीटर के अंदर मुझे 100 दिनों का काम मिलना जरूरी है। हम देख रहे हैं कि जो औसत काम है 35 दिन या 40 दिन इस तरह का है, या उससे भी कम है कुछ जगहों में। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि जो रोजगार है, जो वेजेस हैं, वो बहुत देर से मिल रहे हैं। और जो गारंटी की जो भावना है, मतलब कोई भी जगह, जैसे जो कानून कहता है कि मुझे हक के तौर पे मिलना है, अभी भी लोगों को अनुरोध करना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। तो उसका जो गारंटी का कंपोनेंट है और टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस, इस तरह की चीजों में हम लोग इसके एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से और बेहतर कर पाएं और पारदर्शी कर पाएं, इस दिशा में मुझे लगता है कि हम लोग सोचें। और आखिरी बात यह कि गड्ढे खोदने की जहां तक बात है, बहुत सारे स्टडीज ये दिखाते हैं कि गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं। खेतों को सुधार हुआ है, वाटरशेड डेवलपमेंट हुआ है, सड़कें बनी हैं, तालाब बने हैं। और जैसे ये भी कहा गया था कि पलायन, अगर 2 किस्म के पलायन होते हैं, एक जो डिस्ट्रेस पलायन के किसी भी परिस्थिति में परिवार भूखा मर रहा है तो मुझे कहीं भी 1000 किलोमीटर दूर किन्हीं भी परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, उससे अगर मैं बच पाऊं और महिला के हाथ में थोड़ा सा और पैसा आए, घर में वो खर्चा कर पाए, उससे इकोनॉमी बढ़े, मुझे लगता है कि सैद्धांतिक तौर पे अब हम इसको स्वीकार करें, इसके क्रियान्वयन को बेहतर करने में सब लोग जुटे। यही मेरा। प्रोफेसर नलपट, ये बताइए कि दो जो ये मेरे पास आंकड़े हैं जो खासकर वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं कि मनरेगा का जो है सिर्फ 1% प्रभाव हो रहा है गरीबों पर, जो कि 14% अभी भी जो प्रभाव की संभावना है वो नहीं मिल पा रही है, सिर्फ इनएफिशिएंसी की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से। तो क्या आपको खास चीजें नजर आती हैं? ये कैसे, ये छेद, ये सुराख कैसे भरे जाएंगे? ये बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ 1% और 14%। क्या पहली बात तो इस फिगर से आप सहमति आपकी है कि ये आंकड़ा सही है कि सिर्फ 1% फायदा मिलता है और 14% नहीं मिलता, उसके बावजूद भी ये दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है? नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम होगा नंबर में, क्योंकि हम तो 1.26 बिलियन का एक कंट्री है, इसलिए वो नंबर में बड़ा होगा, वो क्वालिटी में भी अच्छा होना चाहिए। ये तो हर्षमंदर जी ने हिंट किया है कि क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए। और बात तो ये तो ठीक है कि हम जो एसेट क्रिएट करता है वो एसेट तो लोगों को आवश्यकता चाहिए, अच्छा वाला एसेट चाहिए। ये सिर्फ जो एसेट है जिनको किसी को भी वैल्यू नहीं है वो ठीक नहीं है। बट मेरे ख्याल से हमारे गांव के लोग जो है वो बड़ा सेंसिबल लोग है। सच में ये पार्लियामेंट स्ट्रीट नीति आयोग में बैठने से ज्यादा सेंस मेरे ख्याल से गांव में हमको मिलेगा। ये गांव वालों के प्रश्न के बारे में लोग जो है, जो हमारे गांव जो है वो बिल्कुल नहीं गया, सीखा नहीं, वहां रहा नहीं, उनको तो सच में बहुत कम अंडरस्टैंडिंग होगा। तो मैं फेवर करता हूं कि गांव वाले डिसाइड करेंगे उनको क्या चाहिए, बट इस डिसीजन जो है ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए
और ये फेयर होना चाहिए। किस तरह से, क्या मैकेनिज्म होना चाहिए? देखिए, बात तो है कि कुछ गांव में तो फ्यूडल कल्चर है, कुछ गांव में थोड़ा सा माफिया है, ऐसा कोई प्रॉब्लम्स होगा तो इस फंड्स तो ये काम तो डाइवर्ट हो सकता। घर बैठे लोगों को पैसे मिल जाते हैं, आधे पैसे जिसमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आधे उसे मिडिलमैन को मिल जाते हैं। कभी कभी उनको नहीं मिलता है, कभी फॉल्स नेम में लोगों को मिलता है। ऐसे जो है हम अच्छा सा ट्रांसपेरेंसी चाहिए और बाकी लोग हमारे एनजीओ को उपयोग करने से उनसे सारे यहाँ जगह से स्पॉट चेक इंस्पेक्शन करना चाहिए। हमारा प्रॉब्लम इंडिया में यह है कि ये सब स्पॉट चेक और स्पॉट इंस्पेक्शन सिर्फ सरकार से ही करते हैं, और सरकार से करेंगे तो क्या होता है, आप तो जज एंड आई मीन जूरी प्रोसिक्यूटर सब एक होता है। सरकार काम करता है और सरकार चेक करता है काम अच्छी तरह करता है, ये नहीं है। हम एक अच्छा सा कार्डर ऑफ एनजीओ हमको डेवलप करना चाहिए, जिन एनजीओ को ये काम देना चाहिए कि देखना है कि ये स्कीम कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है। लेकिन बड़ी तादाद में एनजीओज के जो है वो रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो रहे हैं, हालांकि उसमें उनकी भी गलती है। तो एनजीओज जो है उनकी भूमिका में अभी यही सवाल पूछने जा रही थी जो आपने कह दिया कि एनजीओज की भूमिका को आप किस तरह से देख रही हैं? सरकार कितना भी पावरफुल, कितना भी शक्तिमान क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसकी अपनी एक सीमाएं हैं। क्या आपको लगता है, जैसे आप ये कह रही हैं कि लोगों से उठी मांग, उसके बाद ये कानून बना, लोगों ने इसे मांगा, तो कैसे लोग चेक करेंगे? क्या सिविल सोसाइटी, एनजीओज जो फिलहाल खुद एक घेरे में हैं, क्या कर सकते हैं वो? See, 2-3 चीज ऑलरेडी हो चुके हैं फ्रॉम विच वी शुड लर्न फॉर अदर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। जैसे ट्रांसपेरेंसी वॉल है इन द विलेज, वॉल के ऊपर लिखा जाता है कि किन किन काम पे जा रहे हैं एनआरईजीए में, और किन किन को काम मिला है, कितना दिन मिला है, इसलिए कितना पैसा उनको मिलता है। देन देयर इज सम काइंड ऑफ लोकल कंट्रोल एंड चेक। इट इज नॉट अबाउट सम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और सम ब्यूरोक्रेट कमिंग एंड डूइंग इट। आपस में उनको पता है कि कौन कितना चोरी कर रहा है, कौन बिना काम किए हुए पैसा ले रहे हैं। सो इट इज मच बेटर टू कंट्रोल थ्रू दोस प्रोसेसेस देन दिस। सो ट्रांसपेरेंसी वॉल एक चीज है। दूसरी चीज वी नो दैट 2008 आई थिंक 2007 2008 लाइक यू वर सेइंग सर, ये जनधन योजना का जरूरत नहीं है। दे ऑलरेडी स्टार्टेड एनआरईजीए, दे ऑलरेडी स्टार्टेड ओपनिंग बैंक अकाउंट्स फॉर देम एंड इन पोस्ट ऑफिसेज वेरी ऑफन। सिर्फ एक प्रॉब्लम था कि वो सिर्फ एनआरईजीए मनी के लिए था in many of those accounts, which then they can't use for anything else. लेकिन money was coming into the bank already there was some, but अभी भी आप देखेंगे तो delayed payments है. The delayed payment is happening, that's where the government is failing. It needs to tone itself up. Social audit है. Social audit is an extremely important way by which this whole the check on this is happening. So अगर हम जो अच्छी चीज हो रही है उसको देखने के लिए तैयार नहीं है, तब we can keep saying, in hypothetically and theoretically we can keep saying कि ये तो fail हो रहा है, ये तो बेकार है, ये वो है. Actually, it is none of those. It's an extremely important thing that has happened in terms of experimentation and successes in the public sphere. जी हाँ, लेकिन उषा जी, इसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक ने और जो 2 बातें कही हैं, जो कमेंट्स हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण है जो उन्होंने कहा है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर जो डिमांड और सप्लाई है उसमें काफी फर्क है, बहुत गैप है, यानी कि जितने लोग काम चाहेंगे और जितने लोगों को काम मिल रहा है उसमें इतना बड़ा फर्क है कि यही निराशा की वजह बनता है। दूसरी चीज उन्होंने खास ये कही है कि अगर उत्तर प्रदेश का हम एग्जाम्पल ले लें तो 36% लोग ऐसे हैं जो दरअसल काम चाहते हैं, वो काम पाने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन उनमें से आधे लोगों को भी काम नहीं मिलता। अगर केस स्टडी देख ली जाए तो फिलहाल ये काम कैसे उन्हें मिलेगा? क्या आपको लगता है कि मौजूदा जो फिलहाल हालात नजर आ रहे हैं उसमें क्या मनरेगा बेहतर तरीके से काम करता हुआ आपको नजर आएगा आने वाले सालों में? See, I think one of the things जो हम सब मानते हैं that like every other system, इसमें भी improve करने के लिए बहुत है. Of course, there is always a lot that needs to be. But it's amazing how much it has shifted and improved over this period. तो जो unmet needs आप जो बोल रहे हैं ना, वो unmet needs is a classic case of the success of this program. लोग इस पे विश्वास करते हैं, इसीलिए आ रहे हैं ना उसके लिए. And this is despite the government delaying payments. So what does it tell us about how people are responding to the program? So people are saying they want it, they just want it to improve. So to make this into a monument or a whatever, it's really unfair. It is not knowing your own country. लेकिन हरवीर जी, मिडिल क्लास लगता है काफी इसके खिलाफ रहता है कि इस कदर पैसा जो है सरकार पर बोझ डाला जा रहा है, जो चीजें शायद शहरों में होनी थी वो गांव के रोजगार पर, वो भी इस तरह का रोजगार, एक आर्ग्यूमेंट बार बार दिया जाता है जो बहुत ही भ्रष्ट है, जहां बीच के लोग ही सारा पैसा खा जाते हैं। इसमें जो अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं उनकी राय देखते हुए, सरकार की मंशा देखते हुए आपको कितना आगे ये कार्यक्रम जाता हुआ नजर आ रहा है? अभी जोंजर साहब का जो है मैं आर्टिकल पढ़ रही थी, उनमें उन्होंने लिखा था कि शायद ये अपनी मौत मर रहा है ये कार्यक्रम। नहीं, एक्चुअली एक तो आपने एक अच्छा शब्द कहा, बीच के लोग।
मिडिल क्लास को मैं जो मध्यम वर्ग है उसमें ले जाऊं अगर, तो बीच के लोग ये सारा इस तरह की चीजों की तबाही लेकर के आते हैं। सो एक्चुअली क्या है कि कुछ भी एक इस तरह का फॉर्मूला होता है कि जहां आप सब्सिडी वर्ड जोड़ दें या गरीबों के लिए कोई स्कीम को नाम दे दें, तो जो एक वोकल ग्रुप है सोसाइटी का, वो या प्रो लिबरल जो होता है या जो मार्केट फोर्सेज होती हैं, वो एकदम उसके खिलाफ चले जाते हैं। और सब्सिडी के ऊपर तमाम सारी बहस हुई। 97 में पहली बार जब NIPFP ने राजा चलैया वाज हेडिंग दैट, तो उन्होंने एक स्टडी को दिया था रूप। उस वक्त सब्सिडीज को 2 हिस्सों में तोड़ा था, मेरिट एंड डीमेरिट, और उसमें था कि जो डीमेरिट वाली है उनको धीरे धीरे हमें खारिज करना। बहुत सारी उसमें से चली भी गई, टू बी फ्रैंक। सो बेसिकली एक तो लगता है लोगों को ये पैसा बेकार जा रहा है, इससे कुछ और हो सकता था। ये सबसे बड़ी ये जो धारणा है, ये धारणा देखिए मेरे ख्याल से गलत है। इस तरह की धारणा नहीं होनी चाहिए। बाकी चीजों में जब आपको उस तरीके से मिलता है पैसा, तब आप ये नहीं कहते, मिडिल क्लास ही नहीं कहता। और आप ये बताइए कि जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी पावर में सब्सिडी दी, किस आदमी ने ये कहा कि मुझे पावर में सब्सिडी मत दो? या अभी कैंपेन है कि आप LPG का सब्सिडी छोड़ दो, डू अवे विद दिस, वो सब गिव अप कैंपेन चलता है। सो बट अंदर से कोई नहीं मानने को तैयार है। जितना करप्शन है वो मिडिल क्लास, ब्यूरोक्रेट सब मिल करके करते हैं, पॉलिटिशियन करते हैं। गरीब आदमी के हिस्से में तो बाद में आता है, और उसके भी नाम का जो पैसा उसका भी करप्शन यही लोग करते हैं। तो बेसिकली अभी पॉलिटिकली भी बड़ा मुश्किल होगा सरकार के लिए कि इस स्कीम को रोक दें। ये बात बिल्कुल सही है कि कई राज्यों से शिकायत है कि उनको ठीक से सेंटर से पैसा नहीं गया, और ये जो पे आउट्स में डिले हो रहा है, जैसे आपने वो शब्द कहा, लेकिन अरुण जेटली जी ने तो इसमें बजट में तो कमी नहीं की मनरेगा में, अगर सरकार की नियत इससे मापी जाए। सवाल ये होता है कि अगर आप स्कीम को ठीक से प्रमोट करें तो आपको एडिशनल बजट तो देना ही चाहिए, ठीक है। दूसरे जो बैकलॉग्स हैं वो देख लीजिएगा कि कितना पैसा पहले नहीं गया, और जब राज्यों को नहीं गया तो फिर जो काम करने वाले लोग हैं उनके बीच में नहीं बैठा। तो ये जो इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है उसको रिजोल्व करना चाहिए ना। ये बात जरूर है कि एक पॉइंट मैं इसमें कहूंगा कि जो वर्क की बात है, जो काम उसके तहत होता है, उसका दायरा कुछ बढ़ाया भी है, और उसका बढ़ाना चाहिए। और मेरे ख्याल से जो अस्थायी काम है उसका हिस्सा उसमें बढ़ा देना चाहिए, और एग्रीकल्चर के साथ इसको लिंक करें तो ज्यादा बेहतर है। अनमेट डिमांड कहा जा रहा है फिलहाल वो लोग जो कि चाहते हैं कि उन्हें काम मिले और नहीं मिल पा रहा है, जिसको सबसे बड़ी नाकामी की वजह बताया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम होने के बावजूद तो उम्मीद की जा सकती है कि फिलहाल जो बहस के 2 आयाम थे, वर्ल्ड बैंक के इस तथ्य के बाद, इस कथन के बाद लगता है कि आयाम और जुड़ गए हैं। अब आगे देखना होगा कि सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं उनमें कहां तक मनरेगा स्थान पाता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।